बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एंटिटी फ्रेमवर्क की कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐप सेटिंग डॉट जेसन से उठाया था। जेसन में ये जो फॉर्मेट है लिखने का तरीक़ाकार, ये पहले वेब डॉट कन्फिग के नाम से फ़ाइल आती थी और इसमें XML में लिखा जाता था। तो जेसन चूँकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा मैं इससे मुतल्लिक़ बता देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट का जेसन में मतलब होता है कि आप एक अरे बना रहे हैं, और कर्ली ब्रेसेस का मतलब होता है कि आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तमाम ऑब्जेक्ट की दायरे ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज़ होती हैं। की वैल्यू होता है, यानी की होती है और उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे मैं पर्सन की बात करूँ कि कोई भी पर्सन है तो उसका एक नेम होगा, एज होगी, सैलरी होगी। तो उसको या मैं कैसे बनाऊँगा, ये पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बन गया। पर्सन का नेम, इसको मैं कॉमास में लिखूँगा, कॉलन का साइन लगाऊंगा और आगे इसकी जो भी वैल्यू है पर्सन का नेम, ये आगे कॉमा। अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी एज, और एज में इसकी वैल्यू। अब अगर मल्टीपल पर्सनस हैं जैसे ये है, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसके आगे ब्रेक कॉमा लगा के दूसरा पर्सन भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये मैं दूसरी लाइन में भी ले जा सकता हूँ। यहाँ पे इस तरह मैं मल्टी लाइन कमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब चूँकि दो पर्सन है तो दो जो पूरी जेसन की फाइल होती है इसमें एक ही ऑब्जेक्ट जाता है। ये ऑब्जेक्ट मतलब अरे भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे कि एक अरे है जिसमें पर्सन के दो ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट में नेम और एज है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसके पास कुछ स्किल्स सेट है, स्किल्स हैं जो एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा स्किल्स हैं तो फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा कि एक से ज़्यादा हैं, और यहाँ पे बता दूंगा कि डॉट नेट है, PHP है। अब ये देखें कि यहाँ पे हमने की वैल्यू पेयर नहीं लिखा, बल्कि ऐसे ही प्लेन हम कॉमर्स लगा के जा रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग की एक अरे है। हाँ, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बताना चाहते हैं चीज़ें कि मतलब डॉट नेट है और डॉट नेट का वर्जन कौन सा है, तो फिर हम यूँ लिखेंगे कि डॉट नेट कॉलन, आगे फिर हम डॉट नेट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओपन बनाया था बाहर, अब इसके अंदर बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का नाम देना होगा। ऑब्जेक्ट का नाम स्किल है। स्किल के अंदर हमारे पास एक स्किल्स की अरे है। उस अरे के अंदर फिर डॉट नेट का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें वर्जन के नाम से हमारे पास है 3.1, और फ्रेमवर्क के नाम से हमारे पास है डॉट नेट कोर 3। कुछ इस तरह से बनती है। खैर, ये हम जब सर्वर साइड से जेसन रिटर्न करवाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बनेगी, हमें बनानी नहीं होगी। ये जो करेक्शन स्ट्रिंग बनी हुई है इसमें देखें, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके अंदर यहाँ पे लॉगिंग के नाम से एक ऑब्जेक्ट है, लॉगिंग के अंदर लॉगिंग लेवल है, और ये अलाउ होस्ट के अंदर एक वैल्यू दी हुई है। इसी तरह कनेक्शन स्ट्रिंग्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एसक्यूएल सर्वर कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम और उसकी वैल्यू आ रही होती है। अब हम कंट्रोलर की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम हमने कैटेगरीज़ का कंट्रोलर देखा था और उसमें हमने ये चीज़ें देखी थी कि कैटेगरी क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, और एडिट करनी हो तो कैटेगरी को एडिट कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक स्कैफोल्ड का ऑप्शन भी होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक मॉडल बना लेता हूँ क्लाइंट साइड से जो रिमार्क्स आते हैं यूज़र फीडबैक का। तो इसको मैं फीडबैक का नाम दे देता हूँ, फीडबैक। ID, स्ट्रिंग में यूज़र का नेम,
स्ट्रिंग में उसका ईमेल एड्रेस, और फिर स्ट्रिंग में उसका फ़ोन नंबर, स्ट्रिंग में वो जो भी रिमार्क्स देता है हमने वो सेव रखने हैं। अब उसने रिमार्क्स कब दिए, अच्छा ये अक्सर आपको ज़रूरत पड़ा करेगा कि यूज़र रिमार्क्स कब दे रहा है, या आप कैटेगरी आपने रजिस्टर कब की थी, और लास्ट टाइम एडिट कब हुई थी, ठीक है, और क्रिएट किस यूज़र ने की थी। तो इस तरह की फील्ड्स जो है ना आप किसी एक कॉमन क्लास में भी रख सकते हैं और उसको इनहेरिट कर लें। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ DB कॉमन कॉलम्स। उसमें मैं रख देता हूँ, एक मेरे पास है कि डेट टाइम की फॉर्मेट में रखूँगा, और एंट्री टाइम, जिसका मतलब है कि डेटाबेस में कोई भी चीज़ है वो आप मौजूदा वक्त पे भी कर सकते हैं, और मतलब यानी कि जब वो चीज़ अकर हो रही है, कोई भी इवेंट अकर हो रहा है तो उस वक्त भी रख सकते हैं, और अगर अवेलेबिलिटी नहीं है इंटरनेट की या आप नहीं रख सकते तो शाम के टाइम पे या अगले दिन में भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक बैंक से कैश निकलवाता हूँ और इंटरनेट नहीं होता, तो वो मेरी एंट्री कहीं नोट कर लेते कि मैंने कैश निकलवाया है। अब वो अगले दिन इंटरनेट आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैंने बैंक से पैसे निकलवाए थे 23 को, तो अब वो 24 को एंट्री करेंगे, तो उसमें यहाँ पे एंट्री टाइम में वो 23 डालेंगे जो यूज़र से हम मांग रहे होंगे। इसी तरह मैं एक और डेट टाइम रखता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ DB एंट्री टाइम। DB एंट्री टाइम का मतलब है डेटाबेस में कब इंटर किया गया, मतलब 24 तारीख को अगर वो इंटर कर देते हैं और बाद में कोई कहता है 24 को तो इंटरनेट ही नहीं था, तो हम कैसे ट्रैक करेंगे कि रिकॉर्ड कब इंटर हुआ था। तो ये इंजर्शन टाइम है, डेटाबेस में जब रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ था कब हुआ था, और ये है कि किस डेट के लिए हुआ था। तो इसमें आज की डेट आ जाएगी, बल्कि अभी की डेट आ जाएगी जब मैं डेटाबेस में कुछ चीज़ इंटर कर रहा हूँ, और एंट्री टाइम अगर यूज़र दे रहा है तो वो वाला आ जाएगा, नहीं दे रहा तो ऑटोमेटिकली ये भी हम करंट टाइम ही उठा लेंगे। या मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, और हाँ इसमें एक और चीज़ भी रख लेते हैं कि लास्ट टाइम ये मॉडिफाई कब हुआ था। लास्ट मॉडिफाइड ऑन, ठीक है, लास्ट टाइम कब मॉडिफाई हुआ था रिकॉर्ड को हम एडिट कर लेते तो हमें पता चले कि लास्ट रिकॉर्ड कब मॉडिफाई हुआ। हाँ हम हिस्ट्री भी मेंटेन रख सकते हैं कि कब कब मॉडिफाई हुआ था और कौन कौन से कॉलम हुए थे, लेकिन ये फिर हम ऑडिट की तरफ चले जाते हैं तो चीज़ें बढ़ती जाती हैं, लेकिन मतलब करने को किया जा सकता है। यहाँ इसका मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ DB कॉमन कॉलम्स। इसमें कहता हूँ एंट्री टाइम, DB एंट्री टाइम, और लास्ट मॉडिफाइड टाइम। जब ऑब्जेक्ट बने ना तो इन तीनों को वैल्यू मिल जाए यहाँ से। अच्छा अभी मैंने हैंडल नहीं बनाया, फिलहाल मैं इसको डेट टाइम डॉट नाउ कर देता हूँ, डेट टाइम डॉट नाउ, इसको करंट टाइम मिल जाए। अब हम फीडबैक की तरफ आते हैं। फीडबैक को इनहेरिट करते हैं DB कॉमन कॉलम से। तो वो कॉमन कॉलम वहाँ से आ जाएंगे। अब हमने इसका स्कैफोल्ड बनाना है, कि मतलब इसके इंसर्ट अपडेट डिलीट के मेथड एंटिटी फ्रेमवर्क हमें ख़ुद बना के दे दें। तो यहाँ पे कंट्रोलर पे गया, ऐड कंट्रोलर, और बजाय एम्प्टी कंट्रोलर चूज़ करने के मैंने MVC कंट्रोलर विद एक्शन विद व्यूज़ यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क ये वाला ऑप्शन चूज़ किया, ऐड किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मॉडल कौन सा है जिसके कैसा आप बनाना चाहते हैं, तो फीडबैक में बताऊंगा। अच्छा ये ख़ुद ना इसमें जो मेरी FDB कॉन्टेक्स्ट है ना, जिसमें तमाम जितने भी मैंने टेबल बनाए हैं इनके DB सेट पड़े हुए हैं, उसका DB सेट यहाँ पे मौजूद नहीं है जिसका भी मैं बनाने लगा हूँ। अगर आप ये नाम अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं कि फ़ीडबैक को फ़ीडबैक्स कहना चाहते हैं या यूज़र फ़ीडबैक्स कहना चाहते हैं, कुछ अलग कहना चाहते हैं, मॉडल के नाम के अलावा कहना चाहते हैं, तो यहाँ आप ख़ुद रख लें DB सेट ऑफ फीडबैक, इसको हम नाम दे देते हैं फीडबैक्स। और अगर मैं यहाँ पे ख़ुद नहीं रखता तो एंटिटी फ्रेमवर्क ख़ुद रख देगा, लेकिन वो नाम फिर अपनी मर्ज़ी का रखेगा। चलो मैं कहता हूँ एंटिटी फ्रेमवर्क ख़ुद रखते हैं, उसको भी मैं देख लेता हूँ वो नाम क्या रखेगा। कंट्रोलर फीडबैक,
यहाँ पे मुझसे कंट्रोलर का नाम पूछ रहा है, कंट्रोलर का नाम फीडबैक्स होगा। मैं कहता हूँ ठीक है, फीडबैक होना चाहिए। फिर डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास, कि मेरा जो ऐप डी बी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास है वो कौन सी है। तो यहाँ देखिए एक ही क्लास है, इसको आप यहाँ प्लस करके दूसरी क्लास में ऐड कर सकते हैं, कि मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो, दूसरा डाटाबेस का कॉन्टेक्स्ट अलग हो। ऐड करें।